चुनौतियों के लिए तैयार है और ये हमारा कर्तव्य काल भी है। Every challenge of the pre-2014 2014 से पहले जितनी भी चुनौतियां थी उनको हमने पार पा लिया है, हमने आर्थिक प्रबंधन बेहतर किया है और हमने बेहतर शासन दिया है। हम एक टिकाऊ आर्थिक वृद्धि की दर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमने सही नीतियां अपनाई हैं, हमारी नीयत सही है और हमने सही कदम उठाए हैं। हमने जुलाई 2024 के जो फुल बजट में हम पेश करेंगे उस वक्त हम एक विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेंगे विकसित भारत के लिए। Revised its estimates. और संशोधित जो एस्टिमेट है 2023-24 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, कुल प्राप्ति जो कि कर्ज के अलग है वो 27.65 लाख करोड़ है। इसमें से टैक्स प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपए है। और संशोधित एस्टिमेट की अगर बात की जाए 44.90 लाख करोड़ रुपए खर्च है संशोधित, और जो रेवेन्यू रिसीट है वो 30.03 लाख करोड़ रुपए है और बजट का जो अनुमान था उससे ये ज्यादा है और ये दिखाता है कि हमारा मजबूत विकास दर आगे बरकरार रहेगी। और राजकोषीय घाटे की अगर बात की जाए तो ये 5.8 है अर्थव्यवस्था का। बजट एस्टिमेट नॉटविथस्टैंडिंग मॉडरेशन in the nominal growth estimates. Budget estimates for बजट एस्टिमेट अगर बात की जाए 2024-25 के बजट की अगर बात की जाए तो 2024-25 में कुल प्राप्ति जो कि रहने का अनुमान है are estimated at 30.80 वो 30.80 लाख करोड़ रुपए हो सकती है और 46.77 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। और टैक्स से प्राप्ति जो है वो 26.07 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। हम जो पूंजीगत व्यय के लिए जो राज्य के लिए स्कीम हमने शुरू की थी वो 1.3 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ जारी रहेगी। हम जो वित्तीय मजबूती की ओर हम आगे बढ़ते रहेंगे, जैसा कि हमने 2021-22 में ऐलान किया था। हम चाहते हैं कि जो राजकोषीय घाटा है उसको 4.5% से नीचे 2025-26 तक ले आएं। जो राजकोषीय घाटा 2024-25 में जो रहने का अनुमान है वो 5.1% रह सकता है जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% रह सकता है। The gross and net market borrowings अगर सकल कर्ज की बात की जाए तो 24-25 में उसका अनुमान है वो 14.13 लाख करोड़ हो सकता है rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less इन दोनों को that in 2023-24 में जितना था ये उससे कम होगा। और अगर जब निजी निवेश बहुत तेजी से बढ़ रहा है और केंद्र सरकार कम कर्ज ले रही है और इससे जो निजी क्षेत्र हैं उनको बड़े पैमाने पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। वोट एंड अकाउंट यानी अंतरिम बजट की अगर हम बात करें तो हम संसद की अनुमति चाहते हैं। हम 2024-25 के एक हिस्से के लिए हम वोट एंड अकाउंट चाहते हैं। हम दूसरे खंड की ओर आगे बढ़ते हैं। माननीय स्पीकर महोदय, पिछले 10 साल में डायरेक्ट टैक्स की जो राशि है वो बहुत तेजी से बढ़ी है और टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। और मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूं कि हमारे जो टैक्स दाता हैं उनके पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से देश के विकास में किया जा रहा है और अपने लोगों की भलाई के लिए टैक्स पेयर के रकम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जो टैक्स देने वाले लोग हैं हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं। हमने टैक्स दरों को हमने तर्कसंगत बनाया है। नए टैक्स स्कीम के तहत जिनकी 7 लाख करोड़ तक जिनकी इनकम है उनको टैक्स नहीं देना होगा। 2013-14 में ये बहुत कम था और जो खुदरा व्यापार हैं उनके लिए भी काफी फायदा हुआ है।
जो सीमा है वो हमने बढ़ाया है और टैक्सेशन की सीमा को भी हमने बढ़ाया है। 75 लाख रुपीस। ऑल्सो कॉर्पोरेट टैक्स रेट को भी हमने 30% से घटा करके 22% किया, जो हमारी मौजूदा घरेलू कंपनियां हैं, और इसके अलावा जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको भी हमने 15% किया। माननीय स्पीकर महोदय, पिछले 5 साल में हमारा हमारी जो कोशिश थी वो टैक्स पेयर्स को फायदा देने की थी, ताकि हम उनके लिए जो असेसमेंट का सिस्टम है उसको पूरी तरह से बदलाव किया जा सके। हमने फेसलेस सिस्टम, यानी बिना किसी कॉन्टैक्ट के टैक्सेशन हो सके, ये सुनिश्चित की, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और इससे जवाबदेही बढ़ी है, और इसी वजह से जो इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या है वो बहुत बढ़ी है। फॉर्म 26AS की हमने शुरुआत की और टैक्स फाइलिंग आसान की गई है और बहुत ही सरल बना दी गई है, और जो टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने का समय था वो 93 दिनों से घटा करके, जो कि 2013-14 में 93 दिन था, वो अब सिर्फ 10 दिन रह गया है इस साल, और इससे जो टैक्स रिफंड है वो बहुत तेजी से हो पा रहे हैं। अगर हम अप्रत्यक्ष कर की बात करें, इनडायरेक्ट कर की बात करें, तो अप्रत्यक्ष कर का जो पूरा ढांचा था वो बहुत ही बिखरा हुआ था, हमने उसको ठीक किया है, और जीएसटी से के जरिए ये चीजें बहुत ही आसान हुई हैं, और जो उद्यम हैं, जो उद्योग हैं, उन्होंने इसको सराहा है, और एक बहुत ही शीर्ष कंसल्टिंग फर्म ने ये पाया है कि 94% जो मार्केट लीडर्स हैं वो इसको सकारात्मक तरीके से देखते हैं। According to 80% of the respondents, और इसमें जो 80% लोग जो इसमें जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि इससे टैक्स को लेकर के जो मुकदमेबाजी थी वो कम हुई है, और इसकी वजह से चुनौतियां घटी हैं, और बहुत कम समय में ये टैक्स की समस्याएं निपट जा रही हैं, और जीएसटी कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है और लगभग 1.66 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। इस साल की अगर हम बात करें, राज्यों को भी फायदा हुआ है। स्टेट्स के अगर एसजीएसटी की बात की जाए, राज्य जीएसटी की बात की जाए, जीएसटी के 2017-18 में ये लाया गया था, और उसके बाद 2022-23 तक अगर हम बात करें तो 1.22 गुना बढ़ा है, और जो राज्यों का रेवेन्यू है, राज्यों की जो आय है, वो भी जीएसटी से पहले का जो दौर था उसके मुकाबले ये बढ़ा है, और इसका सीधा फायदा जो कि उपभोक्ता है उनको हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लागत घटी है, लॉजिस्टिक का खर्च घटा है, और इससे जो अधिकतर टैक्स हैं वो घटे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, हम चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो सरल हो, और इसके लिए जो कदम उठाया था, जो आयात का जो समय था, रिलीज समय था, वो घटा है, 71 घंटों में ही हो जा रहा है, समुद्री अगर तरीके से बात की जाए, और जो एयर कार्गो की जो सुविधा है उसमें भी 44% की कमी आई है, और समंदर के बंदरगाह में भी वहां से आयात में सुगमता हुई है, समय कम हुआ है। जब राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडीज की शुरुआत की गई थी, तब टैक्स को लेकर के टैक्स प्रपोजल्स की अगर बात करें तो हम नियमों का पालन कर रहे हैं, और हमने टैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं किया है, और हम चाहते हैं कि जो सेम टैक्स रेट हैं, जो पुराने टैक्स रेट हैं वही बहाल रहेंगे। हम परंपरा का पालन कर रहे हैं, और इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क जो है वो भी वही बरकरार रहेगा पहले की तरह। हालांकि कुछ स्टार्टअप्स को जो है वो टैक्स बेनिफिट हम देना चाहते हैं, जो सॉवरेन पेंशन फंड्स हैं उनको हम कुछ फायदा दे रहे हैं, कुछ आईएफएससी यूनिट्स को भी हम फायदा दे रहे हैं। कुछ जो हम छूट की सीमा थी वो 2024 को खत्म हो रही 31 मार्च को, उसको हम आगे जारी रखना चाहते हैं, और इसलिए हम इस समय सीमा को बढ़ाकर 31/3/2025 कर रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक उन स्टार्टअप्स को फायदा मिलता रहेगा। इसके अलावा सरकार की जो सोच है, हम चाहते हैं कि लोगों की का जीवन शैली आसान हो और कारोबार करने में आसानी हो। हम चाहते हैं कि जो टैक्स पेयर सर्विसेज हैं उसको बेहतर करें। नॉन वेरीफाइड, नॉन रिकंसाइल्ड
or disputed tax, बहुत सारे ऐसे हैं सीधे टैक्स वाली जो मांग है वो कम हो, और 1962 से कुछ टैक्स की जो है चुनौतियां हैं वो चली आ रही हैं, और इसकी वजह से जो बही खाता है उसमें कहीं ना कहीं समस्या आती है और रिफंड में दिक्कत आती है आने वाले समय में। तो माननीय स्पीकर महोदय, हम यहाँ पर जो पुराने डायरेक्ट टैक्स की डिमांड्स है जो 25,000 रुपए तक की है, जो financial year 2009-10 तक से जुड़ी हुई है, for financial years 2010-11 और 2010-11 में भी जो 10,000 तक है उसको छूट दे रहे हैं 2014-15 तक। crore taxpayers, और 1 करोड़ से ज्यादा जो टैक्स पेयर हैं उसका फायदा मिलेगा। जो पुराने मामले हैं अटके हुए थे उनको हम वापस ले रहे हैं। then and now, अर्थव्यवस्था तब और अब की अगर बात की जाए, 2014 में जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी तब हमारे सामने चुनौती थी कि अर्थव्यवस्था को सुधारें और इसके लिए कदम दर कदम हम आगे बढ़ें और जो शासन की व्यवस्था को दुरुस्त करें, और ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उस वक्त हमारे सामने जरूरत थी कि हम लोगों को उम्मीद दें ताकि निवेश बढ़े और जो सुधार है उसके लिए हम मजबूत समर्थन इकट्ठा कर सकें। और हमारी सरकार ने बिल्कुल ये ऐसा किया है और हमने राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए इसे हासिल किया है, और उस समय की जो चुनौतियां थी उनको हमने पार कर लिया है। और अब जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से पटरी पर है और उच्च विकास दर की ओर आगे बढ़ रही है, और ये विकास दर टिकाऊ है और हम तेजी से विकास करेंगे। और हम फिर से दोहराना चाहेंगे, अब हम ये कह सकते हैं कि हम तब कहां थे, 2014 तक हम कहां थे, और अब 2024 में हम कहां हैं। और हमने कई जो सबक लिए हैं और उस समय जो खराब व्यवस्था थी उससे हमने सबक लिया है। इसके लिए हम एक श्वेत पत्र भी सदन में रखेंगे, व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र भी हम रखेंगे तब और अब के सिचुएशन को सामने रखते हुए। सरकार की जो शासन व्यवस्था है उसका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और बेहतरीन तरीके से हमने जो है लोगों को फायदा दिया है, और इससे लोगों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है, और हमने ये सुनिश्चित किया है कि विकसित भारत का लक्ष्य हम हासिल करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और हम मजबूती से कदम उठाते रहेंगे। और इसी के साथ माननीय स्पीकर महोदय, हम अंतरिम बजट को इस सदन के सामने रखते हैं। जय हिंद। आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following सदन पर रखना चाहते हैं कुछ under Section 3 स्टेटमेंट रखना चाहते हैं। Responsibility and Budget Management Act वित्तीय 2003 रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट एक्ट के तहत Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic और Framework Statement। व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। Sir, with your permission, I rise to माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपकी अनुमति से हम वित्तीय कानून पेश करना चाहते हैं 2024 के लिए। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।